हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और अपने प्रिपरेशन में जी जान से लगे होंगे। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन का शुरू करेंगे बच्चों, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों को करना क्या है, इसके पहले लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसकी बात थोड़ी कर लिया जाए। सर्कुलर मोशन में जितने भी टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट हैं, इन सारे टॉपिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जिन कॉन्सेप्ट पे वो टॉपिक टिका हुआ है, वो सारे कॉन्सेप्ट तुमको अब तक बता दिए। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए उस पर हम लोगों ने। आज जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। और ये मिसलेनियस क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत मैं इनको पिक करके लेकर के आया हूँ। जहाँ जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो सब अच्छे से देख करके समझ करके कुछ क्वेश्चन को मैं पिक किया है, फिर मैं तुम्हारे लिए ये लेक्चर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये लेक्चर से जो क्वेश्चंस होंगे तुमको बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। बट इस लेक्चर को देखने के पहले अगर तुमने इस चैप्टर के प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले उनको देखना, क्योंकि जो भी हम लोग आप अभी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, व्हाटएवर कुछ भी, वो सब कुछ हम लोग इसके पहले के लेक्चर से पढ़ चुके हैं। मैं सब कुछ वहीं से उठाऊंगा, तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे हो सकता है थोड़ी तकलीफ होगी समझने में, और जो लोग पढ़ लिए हैं, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, माइंड में बैठ गया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत उनको भी नहीं होगी जो पहली बार देख रहे हैं। बट एक तरीका होता है पढ़ने का, एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, उस सीक्वेंस को हम क्यों ख़राब करें। तो सीक्वेंस बनाओ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा आज का क्लास ऐसे चलेगा। देखो, मैं फिर कहूँगा तुमको, मेरा काम हमेशा तुमको संभालना, बताना सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। कभी भी इस चक्कर मत पड़ो कि एग्ज़ाम कब होगा, सब फॉर्म कब आएगा, कैसा होगा। तुम्हारे हाथ में जो है तुम बताओ। अगर आज अभी एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर हो जाए, तुम कौन सा नया काम करोगे बताओ? तुम कौन सा नया काम करोगे? वही करोगे, तुमको पढ़ना है। तो ये सोच कर एग्जामिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी फॉर्म नहीं आया, चलो आएगा देखा जाएगा, तो फिर तुम याद करो बहुत पीछे होते जाओगे। फॉर्म आए चाहे बाद में आए, तुम्हारा पास सिर्फ एक ही काम है, प्रिपरेशन करना। और अगर तुम उसको नहीं करोगे तो सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखो कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। एक एक दिन अगर तुम अपने प्रिपरेशन में यूज़ नहीं करोगे तो डेफिनेटली तुमको ही इसका नुकसान होगा। ठीक है, तो ऑनेस्टली जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको देखो, नोट्स प्रिपेयर करो। जिन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम्स है, जिन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, टर्म 2 में वो लोग अभी अभी होने वाले हैं, उनके लिए मैंने बताया कि तुमको कैसे इसको टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। अगर तुम +2 के स्टूडेंट हो, तुमको बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना है, और तुमको लग रहा है कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होगा वैसे CU सेट एग्जामिनेशन में हो जाएगा, हम कैसे प्रिपेयर करें। हम बोर्ड्स को देखें कि CU सेट की प्रिपरेशन करेंगे, सर का लेक्चर देखें, क्या करें। तो इसका सोल्यूशन तुमको मैंने बताया था कि अगर तुम क्लास 12 के बोर्ड के स्टूडेंट हो तो फिर तुमको कैसे दोनों चीज़ को हैंडल करना है। बट मैं सोच रहा हूँ ठीक है, फिर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा कि अगर ये +2 का बच्चा है उसको दोनों चीज़ साथ करनी है, +2 भी देखना है, CU सेट का प्रिपरेशन करना है, तो उसको कैसे इस चीज़ को हैंडल करना होगा। जिनके एग्जामिनेशन हो, जैसे बिहार बोर्ड्स के बच्चे, उनके एग्जामिनेशन हो चुके हैं, और यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन भी जल्दी होने वाले हैं। थोड़ा सा इस CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा लेट चला गया है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे एक कन्फ्यूज़न में हो गए कि सर क्या करें, इधर देखें कि उधर देखें। कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, बस दोनों के लिए अच्छा खासा है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छा खासा समय है, CU सेट के प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा खासा समय है, प्रोवाइडेड अगर तुम टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाते हो तो। वरना 10 साल तुमको मिल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, इफ़ यू कांट मैनेज योर टाइम। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट सीखो। एक मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ +2 के बच्चों के लिए कि अगर तुम +2 में हो तो तुमको कैसे मैनेज करना होगा इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, और जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ CU सेट की प्रिपरेशन करनी है, तो उनको तो खैर कुछ बोलने की मुझको लगता है कि ज़रूरत भी नहीं है कि यार तुमको पढ़ना चाहिए। ये बोलना ही अपने आप में एक कह सकते हो कि ये बेकार बात होगी। अगर तुम ड्रॉपर हो, रिपीटर हो, तो ऐसा में कुछ नहीं है करने को, तो फिर क्या है, सिर्फ और सिर्फ CU सेट सामने है, प्रिपेयर करो।
एक ईयर ड्रॉप हुआ है। अब आगे कोशिश करो कि जो ड्रॉप हम लोगों ने करा है ये इस काम को एक अच्छा फल मिले, है ना, कह सके कि हाँ यार मैंने ड्रॉप करा तो देखो मैं आज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर हमने वक्त दिया है तो उस वक्त का हमको फल भी मिलना चाहिए। बट खाली बिता करके तो मिलेगा नहीं कि ड्रॉप कर लिया और साल भर ऐसे बैठ के मस्ती कर रहे हैं और हमको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं। ड्रॉप किए हैं, समय दिए हैं, एक साल हमने वेट किया तो फिर हमको उसका फल तभी मिलेगा जब उस एक साल हम जी जान से मेहनत करेंगे। तो फिर बोलूँगा, हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चे अभी भी अपने कंफर्ट जोन में हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या फिर एक उनको किक नहीं मिल रहा है कि यार चलो उठते हैं आज करते हैं, तो कहीं से किक नहीं मिलेगा, ये अंदर से खुद आएगा। ठीक है, उसको लाओ, समझो, फ्यूचर को देखो, प्लान करो, अपने आसपास देखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो फिर एक आम इंसान बनकर रह जाओगे और फिर धरती पर 700 करोड़ लोग हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या हैं तुम क्या हो, जब तक एक अपनी अलग पहचान तुम नहीं बनाओगे। ठीक है, चलो इन सब फिलोसफिकल बातों के लिए बहुत दिन पड़ा हुआ है, बाद में तुमसे बातचीत करेंगे। आगे चलते हैं, अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि CU सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएँ, इसलिए मैं इसको पिक करके लाया हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अ कार हैज़ अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड ऑन इट्स सीलिंग। देखिए होगा किसी कार वगैरह में, है ना, ड्राइवर के ठीक बगल वाले में, है ना, ऊपर देखोगे कोई एक पेंडुलम जैसा कोई टॉय वगैरह लटका होता है, कोई खिलौना टॉय या कुछ ऐसा लटका रहता है, टेडी भी है छोटा सा। जब कार आगे बढ़ती है, पीछे होती है, एक्सलेट होती है, डी एक्सलेट होती है, तो उसके साथ जो पेंडुलम है, जो टॉय है, वो आगे पीछे लेफ्ट राइट करता है। देखे होगे सब कोई, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो वही कह रहा है कि अ कार हैज़ अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड ऑन इट्स सीलिंग। तो तुमको थोड़ा सा मैं इसका नज़ारा बना के दिखा दूँ। कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि एक कार की सीलिंग है, उसमें एक सिंपल पेंडुलम जैसा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ है, कोई टॉय है, कोई सिंपल पेंडुलम लाइक दैट। ठीक है, और ये कार है। ठीक है, द कार टेक्स अ हॉरिजॉन्टल टर्न विथ वेलोसिटी। अब ये जो कार है ये स्ट्रेट रोड पर नहीं जा रही है, ठीक है, इसको एक हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न लेना है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। द कार हैज़ टू टेक अ हॉरिजॉन्टल टर्न, इस बात को ध्यान रखना बच्चों, हॉरिजॉन्टल टर्न है, रोड बैंक वैंक नहीं है, रोड में बैंकिंग वैंकिंग नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल रोड है वहीं पर टर्न लेना है, यानी कि यहाँ पर बैंकिंग वैंकिंग कोई काम नहीं है। हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न है तो फ्रिक्शन ही हमारा जो करना होगा करेगा। और कितने स्पीड से भी 36 किलोमीटर पर, अच्छी बात है। ऑन 10 मीटर रेडियस, ये भी अच्छी बात है। व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम विद द वर्टिकल। ये जो पेंडुलम का स्ट्रिंग है, डोरी है, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। ये एंगल लेकिन बनाएगा क्या, होगा क्या, तुम कभी देखना इस चीज़ को, देखे होगे शायद, नोटिस नहीं किए होगे, दोबारा कोई मौका मिले नोटिस करना। कभी भी तुम देखोगे कि जैसे ही किसी पेंडुलम, जैसे कोई सीलिंग पर कोई पेंडुलम लटका हुआ है किसी कार के, तो कार कभी भी फास्ट होती है, स्लो होती है, तो पेंडुलम क्या होता है, कभी आगे कहीं पीछे ऐसे मूव करता रहता है। कभी भी कार की वेलोसिटी में चेंज होगा तो तुरंत ही उसमें क्या होगा, उसके पेंडुलम के पोजीशन में आगे पीछे वो शिफ्ट करता है। कभी भी उसमें एक्सेलेरेशन या डीएक्सेलेरेशन आता है। तो अब बताओ, ये जो कार है, ये कार एक हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न लेने वाली है। जब ये टर्न ले रहा होगा तो जाहिर सी बात है सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा इसकी तरफ, बिकॉज हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी चीज़, चाहे वो कार हो चाहे वो हमारा अर्थ हो, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई चल नहीं सकता सर्कुलर पाथ में। तो जैसे ही कार ये एक्सेलरेट करेगी, जैसे ही कार ये एक्सेलरेट करेगी, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशन चाहिए। मान लो ये इधर सेंटर है और इधर इसको एक्सेलेरेशन चाहिए टर्न करने के लिए। जैसे ये एक्सेलेरेशन इसको मिलेगा, इसका जो अंदर पेंडुलम है वो पीछे की तरफ क्या होगा, शिफ्ट करेगा पीछे की तरफ।
कुछ ऐसा फिगर तुम्हारा बनेगा, कुछ ऐसा फिगर तुम्हारा बनेगा। ये इसका कह सकते हो कि जो पोजीशन था, ये शुरू का पोजीशन रहा होगा। जैसे ही कार ने टर्न लिया होगा, ये जो पेंडुलम है वो थोड़ा सा इस पोजीशन से इस पोजीशन में मान लो शिफ्ट कर गया। तो ये कितना पोजीशन में शिफ्ट करेगा, यही थीटा हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये जस्ट लाइक तुम कभी ये क्या है, ये है क्या, ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये ठीक वैसा ही केस है जब तुम किसी बस में बैठे होते हो सीट पर, और जैसे ही एकाएक बस में ब्रेक लगता है, तुम्हारा बॉडी क्या होता है, आगे की तरफ शिफ्ट होता है क्या होता है। ठीक वही सही केस ये भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो खूब बताऊंगा विस्तार में कि भाई ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ समझ रहा हूँ। तो बस में बैठे हो, जैसे ही बस में झटके से ब्रेक लगता है, तुम्हारा बॉडी क्या आगे की शिफ्ट करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक वैसे ही अभी केस है। तो जैसे ही ये टर्न लेना चाहेगा, इसके पर पीछे की तरफ एक इसमें शिफ्टिंग आएगी, और इसका जो पेंडुलम है जो ऐसे था इनिशियली, वो थोड़ा सा यूं ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। और जब तक वो एक्सलेट होगा उसमें, जब तक वो टर्न ले रहा होगा, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। और ये जो इसका इंक्लिनेशन है अवे फ्रॉम सेंटर होगा। अगर सेंटर इस तरफ है ना, तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो जिस तरफ सेंटर होगा पेंडुलम, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट करेगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर सेंटर इस तरफ है तो पेंडुलम यू शिफ्ट कर जाएगा। तो ये कितने एंगल से शिफ्ट करेगा, ये तुमको पता करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होता है, हम इसमें सूडो फोर्स यूज़ करते हैं। अब सूडो फोर्स क्या होता है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा कहानी है, बट फिलहाल मैं अभी इसको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा जो एक्सेलेरेशन होगा कार का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना। तो सूडो फोर्स क्या होता है, इस बॉडी का मास, पेंडुलम का जो बॉब उसका मास, इनटू कार का एक्सेलरेशन m/a। क्लियर है। और इसका जो अपना वेट होगा वो mg, वो जो होगा वो तो होगा। इस फोर्स को बच्चों बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की जो कहानी, देखो मैं किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में बताने में यकीन नहीं रखता, और तब जब तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो तब तो सब एक गुनाह है किसी चीज़ को शॉर्टकट में बताना या पढ़ाना। सूडो फोर्स अगर तुम पर्सनली मुझसे कहोगे तो मुझको कम से कम 6-7 दिन चाहिए इसको तुमको समझाने बताने में, बट उस 6-7 दिन के बाद तुम एकदम इसके बारे में पूरी दुनिया को बढ़ा सकते होगे। बट हमें अभी क्या देखना है कि हमको अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सूडो फोर्स पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुमको नहीं दे रहा हूँ, और सूडो फोर्स ऐसा मुझको लगता है कि CU सेट के एग्जामिनेशन में या BHU BC एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सूडो फोर्स से बहुत खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब तक तो बहुत शायद रेडी कहीं पूछा गया तो पूछा गया। तो हम लोग उस टॉपिक पर अपने 6-7 लेक्चर क्यों खर्च करें, जिससे शायद एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला होगा। इसलिए मैं इसको होल्ड करूंगा। जिनको पढ़ना है, जिनको जानना है, मैं क्लास 11th और 12th का फिजिक्स बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। वहाँ पे एक एक चीज़ को बताऊँगा। ठीक है, बट उसमें वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। सीखने में टाइम लगता है, एक दिन की बात नहीं होती है। ठीक है, इसलिए अभी फ़िलहाल जो बता रहा हूँ उसको समझो। तो ये सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इस बॉब का मास इनटू कार का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। ठीक है, और इसका जो वेट mg था एज इट इज रहेगा। तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है, वही एंगल थीटा हमसे पूछा गया है, कुछ ऐसे। ठीक है, थीटा। अब अगर यहां से मैं निकालना चाहूँ बच्चों tan थीटा, तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कह सकता हूँ मैं, और परपेंडिकुलर पे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर भी एम मिलेगा ना, दिस इज इक्वल टू दिस। तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर पे कितना मिल जाएगा बच्चों, m/a। ठीक है, और बेस पे कितना मिल जाएगा, mg। तो ये m से m कैंसिल्ड आउट, एंड tan थीटा इज इक्वल टू a/g। अब याद कर लो, ये फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चन में, कार वाले क्वेश्चन में, सीलिंग से अगर कोई
पेंडुलम कोई टॉय अगर लटका है तो उसके पीछे या आगे शिफ्ट होने का जो कंडीशन है, जो फॉर्मूला है, वो tan थीटा इज इक्वल टू होता है A/G। इसको एज अ फॉर्मूला याद करके जाओ। मैं तुमको पहले ही कह चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, मगर तुम उसको पहचान सको तो A क्या है, उस कार का एक्सेलरेशन, और G क्या है, ग्रेविटी। तो A जो कि कार का एक्सेलरेशन है, और कार का मोशन कैसा बच्चों, सर्कुलर मोशन है, तो कार का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v²/r, G एज इट इज। तो tan थीटा अगर मैं निकालूँ तो v की वैल्यू हम लोग को शायद दी हुई है, तो v इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 × 5/18 टू जा कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 कैसा कितना हो गया, 100। रेडियस कितना दिया बच्चों, रेडियस इज 10 मीटर। जी कितना दिया है, 10। कुल मिला जुला के काट कूट के वैल्यू आ गई 1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 45 डिग्री। 45 डिग्री ये एंगल बनाएगा विथ वर्टिकली। ये मतलब कौन, जो पेंडुलम है, जैसे ही कार टर्न करेगी सर्कुलर मोशन के लिए, पेंडुलम, मैं फिर बोल रहा हूँ, पेंडुलम किस डायरेक्शन में शिफ्ट, तुमसे कोई पूछे कि पेंडुलम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो बस एक बात ध्यान रखना, ये पेंडुलम की शिफ्टिंग जो होगी अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। इस बात को ध्यान रखना। अगर सेंटर नॉर्थ की तरफ है तो शिफ्टिंग साउथ की तरफ इसमें होगा, तो शिफ्टिंग होगी अवे फ्रॉम सेंटर। और वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म करेगा, tan इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, थीटा इज इक्वल टू द फॉरवर्ड। तो वर्टिकल से 45 डिग्री पे शिफ्टिंग होगा। ऐसे क्वेश्चन का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, आगे चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। डू इट फास्ट, वेरी फास्ट। ओके फाइन, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मोशन वर्टिकल सर्किल पर, जिससे मैंने कहा था कि वर्टिकल सर्किल पर और भी क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और बातचीत करेंगे। तो चलो बातचीत शुरू किया जाए। फिर करा कि अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम टाइड विथ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक बॉडी है, मास दिया इसका 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम मास लिख लो, 2 किलोग्राम मास की बॉडी है, टाइड विथ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक स्ट्रिंग के एक एंड से हमने बांध दिया, लेंथ दिया है 1 मीटर, और दूसरे एंड को पकड़ करके यूं वर्टिकल सर्किल में घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वर्टिकल सर्किल में घुमाओगे, जाहिर सी बात है भाई, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, लूज तो होगा नहीं, लूज करोगे तुम्हारे ऊपर गिरेगा फिर तो जितना तेज तुम घुमाओगे टेंशन क्या होगा उसमें उतना ज़्यादा पैदा होगा। ये कोई भी समझ सकता है, इससे तुमको कोई फिजिक्स के विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड वेरी सिंपली कि जितना तेज घुमाओगे उसमें टेंशन, खिंचाव, जो बोलो उतना बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि द बॉडी इज रोटेटेड एट 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड। इसको घुमाने की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर सेम ऐसा बोल रहा है। फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करो, कहाँ कहाँ फाइंड करें, व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, गुड, एंड व्हेन द बॉडी इज एट लोवेस्ट पॉइंट, वेरी गुड। दोनों कंडीशन देखो अभी, हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुँचे तब, लोवेस्ट पॉइंट पर पहुँचे तब। अच्छा, इसके पहले जो तुमको सर्कमफिरेंस में पढ़ाया तो तुमको वहाँ बताया था कि इस बॉडी के मूव करने की मिनिमम वेलोसिटी, वर्ड्स को ध्यान सुनना, मिनिमम वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम पूछें कि व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी, फट से कहोगे सर √LG। यहाँ पे कहते हैं सर √5LG मिनिमम है, इससे कम दोगे तो रास्ते में ही ये अपना काम तमाम कर देगा, ज़्यादा दोगे अच्छे से मूव करेगा। क्लियर है बात, क्लियर है एकदम ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि जो हम लोग को फॉर्मूला पढ़े थे सर, वो कौन सा फॉर्मूला था, वो था मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मैक्सिमम के मैंने क्या बताया था, विल डिपेंड ऑन दैट कि वो कितना टेंशन सह सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो टेंशन सह सकता होगा उतना तेज तुम घुमाओ, ठीक है। चलो ऐसे मैं तुमको बोल बोल के बता देता हूँ कि भाई तुम जो पढ़े हो वो क्या है और ये जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें क्या रिलेशन होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इक्वेशन हम लोग को बनाना पड़ता है, छोटा छोटा, याद रखना।
पहले हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉडी पहुंची है तो सबसे पहला टेंशन का डायरेक्शन, कुछ बच्चों को टेंशन के डायरेक्शन में हमेशा दिक्कत होती है। एक मंत्र बता रहा हूँ, उसको याद रखना। टेंशन का डायरेक्शन, किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन जहाँ पे टाइट करते हो, जहाँ बांधते हो, जहाँ फिक्स करते हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया करो। तो जहाँ पर टाइट किया है उसके जस्ट अपोजिट, ये हो गया टेंशन का डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा इसका वेट भी होगा, और वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड mg। तो ये दोनों फोर्स काम करेंगे एट द बॉडी, ऑन द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट। और चूंकि दोनों फोर्स बच्चों देखो सेंटर की तरफ है, और मैंने लास्ट क्लास में कहा था जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होता है वही सेंटीमीटर फोर्स होता है। तो नेट फोर्स अगर मैं यहाँ कहूँ तो T प्लस mg है, दोनों सेंटर की तरफ है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और मिल करके ये क्या बनाएंगे, mv स्क्वायर बाई r। द नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ जो r है वो क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ, तो उसको बोल सकते हो mv स्क्वायर बाई l, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हमें टेंशन फाइंड करना था, तो mv स्क्वायर बाई l माइनस mg। अगर तुम फॉर्मूले के प्रेमी हो, अगर तुमको फॉर्मूले से बहुत लगाव है, तुम इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालने का फॉर्मूला सबने क्या बताया था, mv स्क्वायर बाई l माइनस mg। जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खूब फॉर्मूला रटना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा है, जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कुछ जैसा तुमको पढ़ना है पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फाइन। तो mv स्क्वायर बाई l, मास कितना है बच्चों, 2 किलोग्राम का बॉडी है, v कांस्टेंट है 100, 10 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना बोल रहा है बच्चों, 1, ठीक है, 1 मीटर है, माइनस m इंटू जी। तो टेंशन कितना आएगा, 200 माइनस 20, 200 माइनस 20, टेंशन अपीयर वुड बी 180 न्यूटन, ठीक है। तो 180 न्यूटन इसमें टेंशन जनरेट होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब 180 अगर बर्दाश्त कर सकता है तो ठीक, 180 टूट जाएगा वो, क्लियर है। अगर इतना बर्दाश्त कर सकता होगा तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, नहीं कर पाएगा तो अपने आप टूट जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट चलते हैं, एट द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पर कहानी थोड़ी सी बदलेगी। टेंशन की डायरेक्शन मैंने क्या बताया, जहाँ पे बांधते हो स्ट्रिंग को, जहाँ टाइट करते हो जिसके अपोजिट दिखाना, जहाँ पे टाइट करते हो उसके अपोजिट दिखा दिया। और ये mg पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, mg हमेशा क्या होगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ t डैश मान देता हूँ, ठीक है, अच्छे से देख रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या बताया था, नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, तो T डैश सेंटर की तरफ है, mg सेंटर से अवे है, सेंटर से दूर है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा सर, T डैश माइनस mg इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। और जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा वही क्या होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। तो T डैश माइनस mg कितना है, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वी स्क्वायर, v इज 10 का स्क्वायर 100, लेंथ कितना था 1, तो T डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 220 न्यूटन। ये टेंशन जनरेट होगा एट द लोवेस्ट पॉइंट इन वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो अगर तुम फॉर्मूले के प्रेमी हो तो चाहो तो तुम इसको भी याद कर सकते हो, T डैश इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r या l प्लस mg एट द लोवेस्ट पॉइंट। अगर लोवेस्ट पॉइंट पर तुमको टेंशन फाइंड करना हो तो तुम ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद करना चाहो वो भी तुम्हारे लिए, बस ठीक है, हमारा आंसर हो गया। आगे आंसर, मान लो हमसे यहाँ पूछा होता कि व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, पूछा नहीं गया, मान लो अगर पूछ लिया होता कि व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए तब उसमें टेंशन कितना होगा। याद रखना स्पीड कांस्टेंट है, देखना कि हर पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमेशा नहीं होगा, कहीं बदल भी सकता है, इस क्वेश्चन में हर कांस्टेंट है। तो जहाँ जो स्पीड है 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अगेन टेंशन का डायरेक्शन जहाँ पे बांधते हो उसके जस्ट अपोजिट, तो T डबल डैश। mg का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो करोगे mg फर्क नहीं पड़ेगा, mg इज ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड।
अब सेंटर की तरफ तो एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, इसका तो सेंटर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स है वही सेंटीपिटल फोर्स है। तो अगर तुमसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले केस में पूछूँ, मान लो पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो T डबल डैश इज ओनली mv²/L। m is 2, v is 100, L is 1 and you got 200 न्यूटन टेंशन। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इक्वेशन बनेंगे, अलग अलग टेंशन आएगा और तुम इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत खास नहीं है, कहीं पर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो? तो जल्दी कर लो, करिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, डू इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछने का बस तरीका अलग है। क्वेश्चन करेंगे, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर कैन विथस्टैंड मैक्सिमम 200 न्यूटन टेंशन। एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर है, कैन विथ स्टैंड मतलब इतना वो बर्दाश्त कर सकता है, इतना वो सह सकता है। कितना? तो मैक्सिमम 200 न्यूटन का टेंशन वो विथ स्टैंड मतलब बर्दाश्त कर सकता है। अच्छी बात है। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज टाइट एट इट्स वन एंड। एक 2 किलोग्राम के बॉडी को इसके एक एंड पर बांध दिया गया। तो एक पहले एक छोटा सा एक वर्टिकल सर्किल ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, चलो। और एक 2 किलोग्राम के मास को स्ट्रिंग के वन एंड पर बांध दिया गया। अच्छी बात है। और वन एंड पर बांध करके उसको वर्टिकल मोशन हम लोग करा रहे हैं अबाउट द अदर एंड। दूसरे एंड पर हाथ से पकड़ लिया और वर्टिकल सर्किल में उसको यूं घुमा रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना? स्ट्रिंग लिया, स्ट्रोक बांध दिया और घुमाना शुरू किया इन वर्टिकल सर्किल। मगर हम घुमाते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम घुमा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगा, खिंचाव आएगा, स्ट्रेचिंग होगी, तनाव आएगा उसमें। और अगर वो टेंशन 200 न्यूटन से पार निकल जाएगा, 200 तक भी ठीक है, ठीक है, टेक्निकली 200 तक बर्दाश्त कर सकता है। 200 से जैसे ही ज़्यादा होगा स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, तो वही विल ब्रेक। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पर भैया मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? लोवेस्ट पॉइंट पर व्हाट शुड बी मैक्सिमम वेलोसिटी, ताकि स्ट्रिंग टूटने ना पाए। अब देखो आ गया मैक्सिमम का जिक्र, याद आ रहा है वो वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि मिनिमम के लिए फॉर्मूला है √5LG। भूलना मत, लोवेस्ट पॉइंट की बात हो रही है, √5LG होता है, यहाँ होगा तभी कंप्लीट कर सकता है। तो मिनिमम पूछता √5LG, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम का जवाब तुम तब तक नहीं दे सकते हो जब तक तुमको ये ना पता चले कि भैया ये टेंशन बर्दाश्त कितना कर सकता है। तो कितना बर्दाश्त कर सकता है? पूरा का पूरा 200 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है। तो जरा चेक कर लिया जाए कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि टूटने ना पाए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। और मैक्सिमम जब भी पूछेगा तुमको ये पता होना चाहिए भैया कि वो कितना टेंशन बर्दाश्त कर सकता है। और चलते हैं, तो लोवेस्ट पॉइंट का कहानी तुम देखिए अभी, टेंशन कहाँ कम करता है बच्चों? ऊपर की तरफ। mg कहाँ कम करता है बच्चों? नीचे की तरफ। हर पॉइंट पे अलग अलग इक्वेशन बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो लोवेस्ट पॉइंट के लिए इक्वेशन अभी मैंने क्या बताया था कि सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वही तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स है। तो सेंटर की तरफ फोर्स है T, अपोजिट है mg। तो नेट फोर्स क्या बनेगा? T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r या L जो बोल रहे हैं। तो टेंशन मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सकता है कहोगे सर? 200 क्वेश्चन में दिया हुआ है। बॉडी का मास कितना दिया है? बॉडी का मास दिया है सर 2 किलोग्राम दिया है, ठीक है, 2 किलोग्राम दिया बॉडी का मास। बॉडी का मास 2 किलोग्राम है। जी कितना हो गया बच्चों? 10। तो 2 इंटू v²/r, r मतलब उसका रेडियस, ठीक है, जो उसकी लेंथ होगा, जो कितना दिया है तुमको सर? 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4, ठीक है। तो 200 - 20 किया तो कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 0.4। और ये कितना हो जाएगा? 5v² ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180/5। तो 180/5 करोगे तो जो वैल्यू आएगी कितना आएगा? 36,
ठीक है। तो 36 के हिसाब से देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। मैक्सिमम 6 मीटर पर सेकेंड तुम रख सकते हो, इससे ज़्यादा रखोगे तो स्ट्रिंग विल ब्रेक। मैक्सिमम वैल्यू है। अगर तुमको चेक करना हो, किसी को मान लो मन में आएगी सर मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम का तो फॉर्मूला होता है भैया, मिनिमम का तो फॉर्मूला है, फिक्स है। उसके लिए टेंशन कितना बर्दाश्त कर सकता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मिनिमम की एक फॉर्मूले होते हैं। मैक्सिमम के लिए टेंशन की पर डिपेंड करेगा भाई। तो रूट 5 LG दिस इज़ 5, दिस इज़ L कितना है, L कितना है सर, L इज़ 0.4 इंटू जी कितना है बच्चों 10, तो 0.4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा, √20, ठीक है ना। तो कितना कर सकते हो 2√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो √5 अगर 2.23 होता है तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.46 मीटर पर सेकेंड। 4.46 मीटर पर सेकेंड है ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। मतलब से बात का हुआ कि अगर तुमको क्वेश्चन पूछे, हालांकि तुमको मैं इस मैंने पूछा नहीं था, मगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, एकदम पिक्चर साफ करने के लिए मैं तुमको बताया था कि एक्चुअली वर्टिकल मोशन की कहानी होती क्या है। इस पूरे मोशन को कंप्लीट करने के लिए व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी सर 4.46, ये मिनिमम है। इससे कम करोगे बीच रास्ते में ही अपना जान छोड़ देगा। मैक्सिमम कितनी होगी 6, इससे अधिक करोगे टूट जाएगा, इससे कम करोगे तो ढीला पड़ जाएगा। क्लियर है। इससे कम पढ़ोगे तो ढीला पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा करोगे तो टूट जाएगा, इससे इसके बीच में है तो ज़िंदगी आसान है, आराम से घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ हो रहा है कि नहीं, पहले बताओ। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि सर मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर क्या होता है वर्टिकल मोशन में। इससे ऊपर किया टूट जाएगी, इससे कम किया ढीला पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर हमसे पूछा गया था, मैं तुमको बता दिया। अब तुमको मैं इसी पर एक काम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने चेक किया है, इसी तरीके से सॉरी लोवेस्ट पॉइंट पे चेक किया है। लोवेस्ट पॉइंट था ना, देख लो एक बार यार, लोवेस्ट था क्या था, एट द लोवेस्ट, सॉरी ठीक है, एट द, मुझे लगा हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, लोवेस्ट पॉइंट था। तो लोवेस्ट पॉइंट पूछा था, मैंने बता दिया। सिमिलरली मान लो अगर हाईएस्ट पॉइंट पूछो कि हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, तो मिनिमम का तो फॉर्मूला पता है √LG, और मैक्सिमम के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्मूले को यूज़ करके टेंशन का वैल्यू पुट करके मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करोगे। तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करके यस कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। हमेशा की तरह मैं चेक करूँगा। ऑनेस्ट बनो, मेहनत करो, और जो जब कह रहा हूँ करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में तुमको ये करना है तो करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पेंडिंग करोगे, छोड़ोगे, अवॉइड करोगे तो फिर नहीं मिलने वाला है। कॉमन इंसान मत बनो ना, सबके तरह तुम भी अवॉइड करते चलते। जो कह रहे हो सो करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो वक्त ही तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पेंडिंग करोगे, नहीं चलो बाद में कर लेंगे, तो फिर गड़बड़। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम निकाल करके सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आगे चलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डू इट फास्ट। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे सर्कुलर मोशन पे। हालांकि सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस से कुछ मिलता जुलता होगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन भी एक सिंपल पेंडुलम का मोशन भी एक सर्कुलर आर्क में होता है। तो सर्कुलर मोशन में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, इस सर्कुलर आर्क में उस कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब पढ़ेंगे पेंडुलम तो पढ़ेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर इस सर्कुलर मोशन में इसका क्या क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम हैज़ अ लेंथ 1 मीटर। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ दिया है सर 1 मीटर। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे एक बॉब, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, जो बॉडी से सस्पेंड करते हो, उस बॉडी को क्या बोलते हैं बच्चों, बॉब। ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ तुमको दिया 1 मीटर, और कह रहा है कि उसका जो बॉब है, जो उसको लटका दिए हो, वो बॉब का मास तुमको दे रखा है कितना
0.5 किलोग्राम। अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग करते क्या है, पेंडुलम को मूव कैसे कराते हो, पेंडुलम को एक पोजीशन पर ले जाते हो, ठीक है, और यहाँ से इस पेंडुलम को सिर्फ और सिर्फ तुमको कोई धक्का उक्का नहीं मारना होता है, सिर्फ पेंडुलम को यहाँ से यहाँ ले गए, पकड़े हो और छोड़ दिए। जैसे ही छोड़ोगे अपने आप ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है, थैंक्स टू ग्रेविटी। जब यहाँ से यहाँ नीचे पहुँचता है तो इसको बोलते हैं बच्चों मीन पोजीशन, जानते होंगे बहुत बच्चे। जब यहाँ से आगे जाएगा मैक्सिमम जितना जा सकता है, फिर लौट के तो वापस ही आना है उसको, तो यहाँ से मैक्सिमम जितना जाएगा वो कहता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम ये चलता रहेगा, ठीक है। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन सबको पता है क्या होती है। ये जितना तुम उसको शिफ्ट करते हो बच्चों, इसी को बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। जो क्वेश्चन में कितना दिया है सर, 60 डिग्री है, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड इज 60 डिग्री एज पर द क्वेश्चन। ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। When the bob is at mean position, जब बॉब अपने मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी कितना बता रहे हैं बच्चों, 1.2 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉब अपने मीन पोजीशन पर है तो ये जब ऐसे यहाँ जाना चाहेगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड अलोंग द टेंजेंट होगा, हम सबको पता है, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द मीन पोजीशन, ठीक है। हमको टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग में एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर टेंशन क्या होगा फाइंड करना है। चलो, तो अगेन जो मीन पोजीशन है एक्चुअल में जो वर्टिकल सर्कल हम लोग पढ़े हैं उसका जो लोवेस्ट पॉइंट पढ़े हो वही यहाँ पर पे मीन पोजीशन है। तो लोवेस्ट पॉइंट का पूरा कहानी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो टेंशन क्या होगा, टाइट एंड के अपोजिट। mg क्या होगा सर, वर्टिकल डाउनवर्ड, जैसा कि हमेशा बताया गया आपने। और ये हो गया इसका सेंटर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसी के अबाउट मूव करना। तो जैसा कि हमेशा बताया कि सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होता है वही क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर फोर्स। टी ऊपर mg नीचे, इक्वेशन क्या बनेगा, तो अब तक समझ गए होगे, फॉर्मूला भी याद कर लिए होगे, T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/L, ठीक है। तो T हमको फाइंड करना है, मास दिया है 0.5, G कितना है 10 इज इक्वल टू मास 0.5, वेलोसिटी कितनी बच्चों 1.2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1.44, और लेंथ कितना दिया है, लेंथ इज 1 मीटर। अच्छा है 1 मीटर दिया है, कैलकुलेशन से बच गए हम लोग, है ना। T माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 0.72 आ जाएगा, चेक कर, ठीक है। 1.44 का आधा कितना हो जाएगा 0.72। देयरफॉर T इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5.72 न्यूटन इज द टेंशन एट द मीन पोजीशन। क्लियर है, वही क्वेश्चन है, बस वर्टिकल सर्किल ना बोल करके पेंडुलम में उसको घुसा दिया। तो कुछ बच्चे नहीं परेशान होना है, जो वर्टिकल मोशन पढ़े हो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर गया। अब आगे चलते हैं। यही नहीं कह रहा है फाइंड द टेंशन एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर भी टेंशन बताओ। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, जहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस जा करके लौट के आ जाए, और जितना एंगल जाता है भाई क्या होता है एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया बच्चों 60 डिग्री। नाउ अब ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वेट mg नीचे की तरफ, टेंशन जहाँ पे बांधे हो उसके अपोजिट, ये हो गया टेंशन, कॉल इट टी डैश, यहाँ टी वहाँ टी डैश, ठीक है। अब इसको अगर मैं हल्का सा पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 60 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर है। mg का मैं यहाँ कॉम्पोनेंट लूँ तो कितना हो जाएगा mg cos 60 डिग्री। mg का अगर मैं यहाँ कॉम्पोनेंट लूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों mg sin 60 डिग्री। जो हमेशा कहता हूँ, फिर वही कह रहा हूँ, जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा वही सेंटीपिटल फोर्स होगा। ये जो mg sin थीटा है इसका सेंटर से कोई भी लेना देना नहीं है। सेंटर की तरफ है टी डैश और सेंटर से अवे है mg cos। बहुत ध्यान से फिगर देखो,
सेंटर की तरफ है टी डैश और सेंटर से अवे है mg cos 60। तो नेट फोर्स अगर निकालना होगा सेंटर की तरफ तो क्या लिखोगे, टी डैश माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। यहाँ तक क्लियर है? इक्वेशन कैसे बना, क्लियर है? सेंटर की तरफ नेट फोर्स टी डैश माइनस mg cos 60। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉडी जाती है, नाम ही उसका एक्सट्रीम है, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता, एक्सट्रीम। तो यहाँ पर जो बॉडी की वेलोसिटी होती है, यहाँ पर बॉब का जो स्पीड होता है बच्चों ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो नहीं होता तुम बताओ क्या यहाँ पर रुकता और आगे जाता? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस तुमको लगाना है, एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉब का वेलोसिटी ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो ना होता तो ये अभी और आगे जाता, लेकिन चूंकि वापस आने वाला है इसलिए का मतलब कि यहाँ इसकी स्पीड ज़ीरो हो चुकी है। तो याद रखना, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर क्या होती है, ज़ीरो। तो जैसे मैं यहाँ ज़ीरो पुट करूँगा तो टी डैश माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mg cos 60। तो m कितना है 0.5, g कितना है बच्चों 10, cos 60 कितना हो गया 1/2। तो टेंशन कम्स आउट टू बी 2.5 न्यूटन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बस वर्टिकल मोशन जो सर्किल में पढ़े हो उसका एक एप्लीकेशन है, जो सिंपल पेंडुलम में भी अगर आता है तो वही कॉन्सेप्ट लगाओगे। क्लियर है? बात समझ रहे हो? जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या देखते हैं? करें, 2 कार्स ऑफ मास m1 और m2, 2 कार है, मास m1 2 है, और आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। 2 कार है, दोनों अपने अलग अलग रेडियस के सर्कुलर मोशन पे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और साथ साथ कह रहा है कि दे कंप्लीट वन सर्किल इन इक्वल टाइम। अपने एक सर्कुलर पाथ को वो इक्वल टाइम में कंप्लीट करते हैं, ये भी अच्छी बात है। पूछा क्या है सर, द रेशो पूछा है ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, उनके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रेशो क्या होगा। दोनों कार का मास दिया है, दोनों कार जिस पाथ में चल रहे हैं उनका रेडियस दिया हुआ है, और साथ साथ एक बात और कह रहा है कि इक्वल टाइम में अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रेशो कितना हो। तो इनके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मास का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, फोर्स हमसे पूछा नहीं है, हमसे एक्सेलेरेशन पूछा हुआ है। फाइन, अब ये बताओ, इनका जो कह रहा है कि इक्वल टाइम में ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो सेम है। हम सब जानते हैं t इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2π/ओमेगा। अगर टाइम पीरियड दोनों का सेम है, दोनों का ओमेगा मतलब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। तो जब एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, उनके रेडियस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो A1 इज टू A2 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, मगर एग्जाम में आया था, इससे बता रहा हूँ। R1 इज टू R2, तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, 4th इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई। घूमने का टाइम सेम था तो टाइम रेट सेम हो गया, ओमेगा भी सेम होगा, ओमेगा सेम होगा तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा अगर सेम तो एक इस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ आर पर। तो जो आर का रेशियो होगा वही उनके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का भी रेशियो होगा। तो दिस इज योर आंसर 4th। आसान क्वेश्चन था मगर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और तुमको कैसे क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, इसे कर लो पहले। ओके, तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक सर्कुलर टेबल है, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन मगर एग्जाम में आया था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल है जो अपने एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर से पास करने वाला एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, घूम रहा है इसके चारों तरफ। और एक कॉइन, एक सिक्का
इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर एक कॉइन यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है, एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, सच दैट इट डज नॉट स्लिप। ये फिसलता नहीं है, ये फिसलता नहीं है, ये बोलना क्या ज़रूरी था क्या? बिल्कुल ज़रूरी था। तुम सोचो, इमेजिन करो, देखे होगे कोई टेबल घूम रही है, बहुत तेज घूम रही है, तो उस पर कुछ चीज़ रख दो, तो कभी कभी क्या होता है कि टेबल जैसे ही घूमता है वो फिसल जाता है। तो अगर टेबल बहुत तेज़ घूम रहा होगा तो इसको, बस बहुत सिंपल सी बात है, अगर कॉइन इसके ऊपर तुम रखोगे और चाहोगे कॉइन स्लिप ना करे तो कॉइन को भी इसके साथ साथ सर्कुलर मोशन करना होगा, वरना फिसल जाएगा। तो जब ये टेबल घूमेगा तो ये कॉइन भी सर्कुलर मोशन करेगा इसके साथ साथ, वरना फिसल जाएगा वो। सर्कुलर मोशन करने के लिए हर जगह सेंटीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर इसको सेंटीपिटल फोर्स मतलब इसको सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? इसको सेंटर की तरफ प्रोवाइड करेगा बच्चों फ्रिक्शन। इस कॉइन और टेबल के बीच जो फ्रिक्शन होगा वही इसको प्रोवाइड करेगा। अगर एकदम स्मूथ होगा, एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं, कोई कॉइन उस पर टिक करके रह ही नहीं सकता। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथ होगा, तो जैसे ही टेबल घूमेगा कॉइन पर से क्या होगा? फिसल के फेंका जाएगा बाहर की तरफ। जैसे फैन है, फैन के ऊपर तुम कोई चीज़ रख दो, तो फैन जब शुरू में धीमे धीमे घूम रहा होगा, ठीक है, जैसे ही स्पीड पकड़ेगा फैन का, बॉडी के फेंका जाएगा। तो फ्रिक्शन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है तभी ये कॉइन घूम सकता है। एकदम चिकना सपाट फ्रिक्शन लेस होगा, जैसे ही टेबल घुमा सटक से कॉइन बाहर फेंका जाएगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पर पे इस कॉइन को प्रोवाइड करता है सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। और कौन फ्रिक्शन? स्टैटिक, वही कार वाला, ठीक है, जो एक मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता है कार वाला, तुम कॉन्सेप्ट सिखाए थे मैंने। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर इसका हेल्प करता है एज अ सेंटीपिटल फोर्स। तो जब तक ये सेंटीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से मिलता रहेगा तब तो ठीक है, नहीं मिल पाएगा तो ये कॉइन फिसल जाएगा। तो हमने क्या किया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेबल इज डबल्ड। अब ध्यान से बस सुनो, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ओमेगा के टर्म्स में क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसकी पूर्ति कहाँ से हो रही है सर? फ्रिक्शन से हो रही है, फ्रिक्शन से हो रही है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन से हो रही है। अगर मैं ओमेगा, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल डबल्ड, अगर मैं ओमेगा को बढ़ा दिया, यानी कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो बढ़ गया। अगर उसकी पूर्ति फ्रिक्शन से नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? वही जो कार के साथ होता था, वही इसके साथ भी होगा। ये आउटवर्ड स्कीडिंग, याद आ रहा है, ये आउटवर्ड स्कीडिंग यहाँ जाकर के टकराएगा, क्या गिर के बाहर ऐसे गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो जो कार के साथ होता है, फिजिक्स का नियम सबके लिए सेम होता है, चाहे कार हो चाहे कॉइन हो, फिजिक्स का नियम सबके लिए सेम है। सेंटीपिटल फोर्स मिला तो इसकी ज़िंदगी आसान है, सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिला तो फेंका जाएगा बाहर की तरफ। तो चूँकि मैंने स्पीड डबल कर दिया है और फ्रिक्शन भाई ज़्यादा है नहीं, तो स्पीड डबल कर दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन फोर्स को हमको कंट्रोल करना है फोर्स को। तो हमने क्या करना होगा? मास को तो चेंज नहीं कर सकते, जो हमारा मास, कॉइन का मास जो है तो है, रेडियस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ से कुछ वैल्यू बढ़े और यहाँ से कुछ वैल्यू घटे और बात बराबर हो जाए। तो जब हम ओमेगा एस का बढ़ाएंगे तो हमको कॉइन, ध्यान से सुन बोल रहा हूँ, जब हम इसका ओमेगा बढ़ाएंगे तो कॉइन को फिसलने से बचाने के लिए तुमको थोड़ा सा उसको और सेंटर की तरफ लाना होगा, मतलब आर की वैल्यू कम करनी होगी, नहीं तो फिसल जाएगा। क्यों कम करनी होगी? ओमेगा के बढ़ने से फोर्स बढ़ गया और फ्रिक्शन उसको संभाल नहीं पा रहा है। तो ओमेगा को बढ़ने से फोर्स बढ़ गया, तो फोर्स को घटा के वापस लाओ ताकि फ्रिक्शन संभाल ले। तो फोर्स कैसे घटाओगे? रेडियस को पकड़ो। ओमेगा के बढ़ने से फोर्स अगर बढ़ा तो रेडियस को घटा करके फोर्स घटा दो, वहाँ से बढ़ा यहाँ से घटा, बात बराबर हो गई, फ्रिक्शन से कम हो गया।
और अगर ऐसा नहीं करे और ओमेगा के बढ़ने से फोर्स बढ़ गया और फ्रिक्शन उसकी पूर्ति नहीं कर पाया तो कहानी खत्म। ये केस बनेगा। कॉन्सेप्ट को समझो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, राज करोगे फिजिक्स पर, तुमको बता रहा हूँ मैं, राज करोगे, एक छत राज करोगे। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, भूत बन जाएगा तुम्हारे लिए, डराएगा तुमको भूत बन करके ये। अब तुम सोचोगे सर क्या क्या बोलते रहते हैं, मगर जो मैं देखता हूँ वो तुमको बोलता हूँ। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी आसान है, वरना ये भूत बन के तुमको डराएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? टाइम दोगे, सीखोगे, इंटरेस्ट जगाओगे कि यार वो होता है तो क्यों होता है। ठीक है, कभी तुम लोग से बातचीत करेंगे कि एक्चुअली एक लेमैन को सोचने का तरीका क्या होना चाहिए फिजिक्स सीखने के लिए। ठीक है, आखिर क्या तरीका हो कि हमारा फिजिक्स में इंटरेस्ट जागे। सबसे पहली बात तो आना चाहिए। फिजिक्स क्या, कोई विषय अगर तुमको आएगा तभी इंटरेस्ट जागेगा, नहीं आएगा तो फिर तो कुछ भी तुम पढ़ लो फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तुमको नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, वो फिर अपने आप तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। एनीवे, तो यहाँ तुमको जो कह रहा हूँ बात समझ में, क्वेश्चन बहुत छोटा है मगर कॉन्सेप्ट समझो। ओमेगा को बढ़ाओगे, फोर्स बढ़ जाएगा, शायद फ्रिक्शन उसको पूरा ना कर पाए, जैसे कार वाला केस था। तो ओमेगा बढ़ रहा है तो फोर्स को कंट्रोल करने के लिए रेडियस हमने कम कर दिया। चलो फोर्स वो बढ़ा, ये कम किया, चलो फ्रिक्शन संभाल लेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में मास सेम है, व्हाट यू हैव टू डू, R1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2 स्क्वायर। R1 कितनी रेडियस है? 4 सेंटीमीटर। ओमेगा इनिशियल ओमेगा मान लो। R2 कितना है फाइंड करना है सर। ओमेगा 2 कितना है, डबल कर दिए। ओमेगा 2 कैसा कितना हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर, डबल कर दियो तो 4 ओमेगा स्क्वायर कैंसिल्ड आउट एंड यू गॉट R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो तुमको अगर उसको फिसलने से बचाना है तो उसको खसकाना होगा इधर, और कॉइन को खिसका के यहाँ लाना होगा एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर पर ये आ जाएगा तो ये आराम से बिना फिसले निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी कर लो, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। ओके, तो आज मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ बच्चों। और सर्कुलर मोशन में जितना हमको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है, जितना हमको BHU BSc एंट्रेंस या CU सेट के एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। समझ में आया कॉन्सेप्ट, चैप्टर क्लियर हो गया तो मुझको बताओ कि यहाँ से चैप्टर क्लियर हो गया है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह साफ है। अब हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में जब लेकर के आऊँगा तभी इसका खुलासा करूँगा। ठीक है, तब तक जितने भी लेक्चर्स हैं प्रिपेयर करो, दिमाग शांत रखो। इतना सफिशिएंट टाइम है कि बहुत अच्छे से रिवीजन भी होगा, प्रिपरेशन भी होगा, मगर तुमको उठना होगा, जागना होगा। सोते रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो क्वेश्चन पूछा गया उसे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ। बाकी तुम्हारी मेहनत है, मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो। अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ है तो तुमको लगता है कि सर से डिस्कस करना चाहिए, शायद सर के पास सोल्यूशन हो इसका, तो यू ऑल आर वेलकम। ठीक है, कभी भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, हमारा ग्रुप बना हुआ वहाँ तुम मुझको पर्सनली बोल सकते हो। कुछ ऐसा होगा पहले तो मैं ज़रूर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, मिलते हैं इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।